किसे पता था कि कानपुर का एक लड़का जो है बड़ा होकर अजय देवगन के साथ मिलकर फिर से एक बार रेड करेगा, और वो भी रितेश देशमुख के घर पे, और उस रेड को काफ़ी इंजॉय भी किया जाएगा, उसकी सक्सेस पार्टी भी मनाई जाएगी, उस पर काफ़ी चर्चाएं भी होगी, और उस रेड पर इंटरव्यू भी किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे सर? कह ही दिया आपने सब, मार दी रेड हमने। कानपुर का एक लड़का बड़ा होके अजय देवगन के साथ काम करेगा और रितेश देशमुख घर रेड डालेगा, बहुत बढ़िया। कानपुर का लड़का जो जिस टाइम में कानपुर में पैदा हुआ है वो बड़ा होके आ गया यहाँ तक, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। तो बहुत बहुत खुशी है यार, बहुत खुशी है कि क्या होता है कि आपके लिए एक बड़ा प्यारा सा किरदार लिखा गया है, एक बढ़िया डायरेक्टर मिले हैं, राजकुमार गुप्ता, इतने अच्छे को एक्टर्स हैं, अजय देवगन है, इतना बड़ा सेटअप है। बहुत समय के बाद आपकी फिल्म जो है वो इतने सारे लोग देख रहे हैं, वो भी थिएटर में देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया फीलिंग है, और जो भी आपने किया है उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, लोग हंस रहे हैं उस पर, आपके साथ हैं फिल्म में, तो बड़ी कमाल की फीलिंग होती है यार। अभी अगर बात करें कि आपने खुद कहा कि सिनेमा काफ़ी टाइम के बाद लोग फिर से देखने के लिए जा रहे हैं, कितना अच्छा लगता है कि जहाँ पर बातें हो रही है एक तरफ कि सिनेमा कोई नहीं देख रहा, जहाँ पर सिनेमा नहीं चल रहा, लोग थिएटर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए कि अच्छी चीज़ हो, अच्छा सब्जेक्ट हो तो लोग जाएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जाएंगे। आई थिंक एक तो ये महीना जो है थोड़ा ये 2 महीने मेरे लिए बहुत ही फॉर्चुनेट लकी साबित हुए, क्योंकि केसरी 2 आया और कमाल की राइटिंग है, कमाल की परफॉर्मेंसेस है, एक फिल्म है जो सच्चाई से, ऑनेस्टी से एक इतने बड़े हादसे के बारे में उसका जिक्र कर रही है और दिखा रही है, और क्या हुआ था वो बहुत ही ऑनेस्टली दर्शकों तक पहुंचा रही है। दर्शकों ने अप्रिशिएट किया उसको, ऑडियंसेस ने। एग्जैक्टली ऐसी रेड में भी क्या है कि एक सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए एक लार्जर कॉज है, जो एक मैसेज ऑडियंसेस तक पहुंचाने की कोशिश करी है डायरेक्टर ने, वो भी लोगों को मिला एंड दे लैपिंग इट अप। तो मुझे ऐसा हमेशा से ऐसे ही लगता है कि आप जब भी कुछ लिखते हैं, जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, जैसे आप जब भी कुछ लिखते हैं तो उसके अंदर कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए ना, या एक ऐसा कुछ एक आइडिया तो होना चाहिए कि मैं क्यों लिख रहा हूँ ये, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है इसका, और ये कहाँ तक पहुँचना चाहिए, किस तक पहुँचना चाहिए और कैसे पहुँचना चाहिए। आई थिंक इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो एक अच्छी स्क्रिप्ट निकलेगी, अच्छी कहानी निकलेगी, वो ऑडियंसेस तक पहुंचेगी, ऑडियंसेस उसको पसंद भी करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही ऑनेस्ट स्पेस से निकला है जी। तो ज़रूरी है ये इस तरीके की फिल्में बनना। और इनफैक्ट अगर आप कॉमेडी फिल्म भी बना रहे हो ना, तो कॉमेडी फिल्म में भी ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ऐसी ज़बरदस्ती में कुछ अगर आप बना दोगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्लैपस्टिक और लाफ्टर, तो मुश्किल है ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना। दे हैव टू आइडेंटिफाई विद दोज कैरेक्टर्स एंड व्हाई दे आर बीइंग द वे दे आर बीइंग। तो आई थिंक अगर एक डेप्थफुल तरीके से सोच के अगर कहानियों को तराशा जाए और ऑडियंस तक पहुंचाया जाए तो बिल्कुल देखेंगे। बिल्कुल सही कहा कि अभी अगर हाल फिलहाल बात करें तो माशाल्लाह काफ़ी फिल्म चल रही है। कभी कुछ बात हुई है अजय से, या फिर कुछ नहीं, बहुत ब्रीफली मिला था अजय भाई से। वो मैं जा रहा था देखने वो स्क्रीनिंग पे फिल्म, और वो निकल रहे थे, तो मैंने गुड इवनिंग बोला, तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला मुझे कि यार तो तुम्हारी बहुत तारीफ़ हो रही है यार। ही वॉज एक्चुअली वेरी gleeful about it, glad about it, and it felt very nice, and met Ritesh also, he was also saying the same thing. And see, मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर फिल्म में सारे एलिमेंट्स अच्छी तरह से सजाए हो ना, जी, कहानी, डायरेक्शन, म्यूज़िक, परफॉर्मेंसेस, एडिट पैटर्न, व्हेन एवरीथिंग कम्स टुगेदर वेल, तो सब कुछ अच्छा लगता है। एक्टर्स भी अच्छे लगते हैं, फिल्म भी अच्छी लगती है, डायरेक्शन भी अच्छा लगता है। आई थिंक रेड एंड केसरी बोथ फॉर मी आर
those kind of films who are massy, which are massy, but at the same time honest and depthful also. बिल्कुल सही है। अमित जी, आपका नाम जब किसने रखा था, थोड़ा बताएंगे अगर आप कि भाई बचपन में? माँ नहीं रखा था, मेरा नाम एक्चुअली जो है वो था नितिन, अच्छा और मेरे छोटे भाई का था सचिन। जी। तो एक ट्रेन चलती है गोमती एक्सप्रेस, घूमती है, हाँ कानपुर से बिल्कुल। लखनऊ से दिल्ली कानपुर रुकते हुए जाती है वो। तो ये मेरी माँ ने ही मुझे किस्सा सुनाया है ये, विच इज़ वेरी फनी एक्चुअली। तो वो पता नहीं किसी बात पे मेरी मॉम को लग रहा होगा कि खटक रहे होंगे ये दोनों नाम, नितिन सचिन। तो किसी और महिला ने ट्रेन में अपने बच्चों को बुलाया अमित सुमित, उनको ये बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने ट्रेन में बदल दिया हमारा नाम। तो जब तक हम दिल्ली पहुंचे तब तक रिश्तेदारों को, मासियों को, नाना नानी को, सबको बोला जा चुका था कि आज से ये अमित और सुमित। ओके ऐसे हुआ है नामकरण भाई, गोमती एक्सप्रेस में। अच्छा। आपने पढ़ाई माशाल्लाह काफ़ी की है सर। आप बाहर पढ़ने के लिए गए, फिर वहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल भी किया आपने। किस तरह से फिर आपने सोचा कि आपका रुझान जो है फिल्मों की तरफ, एक्टर की तरफ आया? यार एक्टिंग में सबसे पहले रुझान एक्टिंग में ही था, स्कूल टाइम से ही। यू नो, आई थिंक एक्टिंग से पहले था ये डिबेट्स में, एलिक्यूशंस में, एक्सटेम्पोर डिबेट्स, यू नो, तो ये सब में मुझे बड़ा मज़ा आता था, एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों में। आई थिंक 7वीं के बाद से थोड़ा पढ़ाई की तरफ, एकेडमिक्स की तरफ रुझान थोड़ा हल्का हो गया था। बुरा नहीं था पढ़ाई में जी। बट हल्का हो गया था। ये सब चीज़ों में ज़्यादा बेटर लग रहा था मुझे टाइम स्पेंड करना। तो आई थिंक उसी रास्ते से होते होते आई थिंक जिस साल में हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी शुरू हुई थी स्कूल के अंदर, तो मैंने पहला कुछ प्ले किया था जिसमें मैं नारद मुनि बना था, और बड़े मज़े आए, बड़ी तालियां पड़ी, बड़ा अटेंशन मिला। तो मैंने कहा ये काम बहुत सही है यार, ये करना चाहिए, यू नो, इसमें शोहरत भी है और मज़े भी आ रहे हैं। और तब बड़ा एक मतलब बड़ा अल्हड़ किस्म का रुझान था एक्टिंग की तरफ, कि एक मतलब मटेरियलिस्टिक इंक्लिनेशन था कि यार लड़कियां वड़कियां भी ना दोस्ती वोस्ती कर रही हैं, इम्प्रेस हो रही हैं, दोस्त भी इम्प्रेस हो रहे हैं, तालियां भी पड़ रही हैं, तो इसलिए करना चाहिए एक्टिंग। बट वो धीरे धीरे वो थोड़ा जब मैं और घुसने लगा उसके अंदर, थोड़ा डेप्थफुल हो गया वो। तो फिर वो अपने इनर इवॉल्वमेंट के लिए भी आई थिंक बहुत सही चीज़ लगने लग गई मुझे, यू नो, क्योंकि आप जब भी कोई किरदार करते हैं तो आपके थ्रू ही आता है वो, और जब आपके थ्रू आता है तो आप अंदर से टटोलते हैं अपने आप को, यू नो। तो वो करते करते हुआ, फिर कुछ फैमिली प्रेशर आ गया। हाँ, बस वही अगला सवाल वही था। माँ बाप ने बोला अरे यार, और उन दिनों में मतलब उनकी गलती भी नहीं, सही बात कर रहे थे वो, उन दिनों में इतना कुछ स्कोप भी नहीं था, यू नो। जैसे अभी तो बहुत बहुत काम है, बहुत काम है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको काम मिलेगा, यू नो। OTT में नहीं मिलेगा, टीवी में मिलेगा, टीवी में नहीं मिलेगा, फिल्मों में मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, एंकर करने को मिल जाएगा, यू नो। उन दिनों कुछ भी नहीं हुआ करता था, तो डरा दिया उन्होंने कि फॉल बैक प्लान क्या है तुम्हारा। मैंने कहा फॉल बैक प्लान तो ये है कि भाई देखिए, मैं तो एंट्रेंस टेस्ट तो नहीं कर पाऊँगा क्लियर, तो आप मुझे भेज दो ऑस्ट्रेलिया, तो हम लोग खुद अपना कर लेंगे। 2 दोस्त थे हम लोग, और हम लोग अपना खुद कर लेंगे। और तो पहले तो मना किया उन्होंने कि ऑस्ट्रेलिया ही क्यों। मैंने कहा क्योंकि वहाँ पे एडमिशन ना आसानी से मिल रहे हैं, तो वही भेज दो आप मुझे। फिर वहाँ चले गए, बहुत टाइम यही सब चलता रहा, एक्टिंग से जुदा हो गया मामला। और फिर दिल्ली आया, फिर दिल्ली में एक दोस्त मिला थिएटर का, फिर वापस आ गया। तब तक रणदीप हुड्डा भी जो है बॉम्बे आ चुके थे, हम लोग साथ में थे मेलबर्न में। तो वो नसीर भाई के साथ काम भी मॉटली में शुरू कर दिया था उन्होंने। फिर आई थिंक राम गोपाल वर्मा की फिल्म में भी लॉन्च होने वाले थे। तो ही इज़ द वन हु एक्चुअली कॉल्ड मी टू मुंबई कि आ जाए, ये फिल्म कर रहा हूँ मैं, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तुझे कहीं फिट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से कुछ सिलसिला शुरू हुआ वापस। इतना उतार चढ़ाव आपने देखा है, और भी कई ऐसे कलाकार हैं। अगर हम हाल फिलहाल अगर बात करें सुनील शेट्टी साहब की, तो उन्होंने कहा था कि मेरी जो पहली फिल्म थी आरज़ू, नगमा भी थी उसमें, बोले 99% बन के तैयार हो गई, लेकिन वो फिल्म आई नहीं कभी। बोले आजकल के बच्चे होते तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते। तो बात कुछ यूं है कि कला जो फिल्म थी आपकी, उसमें बाबिल खान जो भी हाल फिलहाल इतना बहुत कुछ उन्होंने अपनी भड़ास निकाली, तो
आपने उनके साथ काम किया, मैं उनसे भी मिल चुका हूँ, लेकिन उनका रवैया कभी ऐसा रहा नहीं कि इस तरह की एक भड़ास उनके सीने में छुपी हुई है। तो ऐसे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो न्यू कमर्स हैं, आप लोगों ने भी एक स्ट्रगल किया है, एक उतार चढ़ाव देखा है, सक्सेस मिली है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं क्या कहूँगा यार, वो मैं सारे इंटरव्यूज़ में मुझसे पूछा जा रहा है, मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि एक ही छोट-पुट गलती उससे ये हो गई कि उसने अपना जो दिल की भड़ास है वो इस तरीके से पब्लिक फोरम में डाल दी। तो ऑब्वियसली अभी लोगों का तो जानते ही हैं हम लोग कि लोगों को कुछ ना कुछ तो बातें बनानी है। अब सब साइकोलॉजिस्ट बनने लग गए हैं, साइकाइट्रिस्ट बनने लग गए हैं। ये सोच रहा होगा, वो सोच रहा होगा, किसी को कोई आइडिया नहीं कि वो क्या सोच रहा होगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ इसके बारे में कि ही इज़ अ यंग किड and he must be going through something which he expressed. So I think he's got a very good support system. He's got his family with him. He's got his friends with him. वो कर लेंगे मैनेज यार, इतना क्या है इस बारे में बात को छालना है, you know, it's a very personal thing. ओके, चंद सवाल और कुछ है कि आपने पहली बार कैमरा कब फेस किया था? कैमरा फेस किया था मैंने अपनी डेब्यू फिल्म में। उससे पहले कभी कैमरा फेस नहीं किया था। डेब्यू फिल्म थी होप एंड अ लिटिल शुगर, और इंग्लिश फिल्म थी वो, और तनुजा चंद्रा जी ने डायरेक्ट करी थी। मैं हीरो था, महिमा चौधरी हीरोइन थी, और अनुपम खेर साहब थे उसके अंदर, और हम लोगों ने न्यूयॉर्क में शूट किया था। और मुझे एग्जैक्टली वो दिन याद है जब मैंने पहली बार पहला शॉट दिया था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि लाइटिंग क्या है, कैसे पकड़ते हैं, कहाँ खड़ा होना है, क्या लेंस लग रहा है, करना क्या है मुझे, यू नो, इट वॉज अ वियर्ड फर्स्ट डे, और बहुत नर्वस था मैं। बट धीरे धीरे आई थिंक दैट फिल्म वाज अ अमेजिंग लर्निंग ग्राउंड फॉर मी। पहली सैलरी कब क्या थी सर? पहला अमाउंट कभी ऐसे मिला हो कि आपको ऐसा लगा हो? क्योंकि पहला हमेशा बड़ा मायने रखता है। पहली सैलरी मुझे मिली थी जब मैं बैरी के साथ काम शुरू किया था। मैंने उनके थिएटर एक्शन ग्रुप में, उनके ग्रुप के अंदर, नॉट द स्कूल जैसे अभी खोला उन्होंने, और आई थिंक 2-2.5-3 महीने 4 महीने हमने काम किया था। उसके 4,000 रुपये मिले थे। वो 4,000 रुपये 40 लाख के बराबर लग रहे थे मुझे, और बहुत मज़े किए उस 4,000 से मैंने। कोई बचपन के कोई ऐसे कोई झगड़े जो अभी तक का आपके जहन में महफूज हैं, या फिर कभी ऐसा होता ना यारों के साथ बैठते हैं तो आप? भाई झगड़े तो बहुत होते रहते थे, कानपुर से हूँ मैं, मतलब फेवरेट पास टाइम था झगड़ा करना। और वो एक बड़ी फनी इंसिडेंट हुआ था कि हम लोग अपने मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले गए थे कुछ लड़ाई झगड़ा करने कुछ लड़कों के साथ, और उनकी गली के अंदर गए, और एक लड़का सामने से आ रहा था, उससे जिसको मारने गए थे उसका नाम पूछा। अच्छा। तो उसका जब नाम पूछा तो वो उसी लड़के का दोस्त था। फिर हमको घेर लिया गया, तो फिर वहाँ से भागे। अब मैं स्कूल से आया था, दोस्त लोग नीचे आ गए, अब गाड़ी वाड़ी में बिठा के ले गए। तो वो बाटा की चप्पलें होती थी ना, रबड़ की, तो वो पहन के गया था। मैं भागने के चक्कर में एक अंदर रह गई, तो मैं गली के बाहर था और वो सारे अंदर थे खड़े। मैंने कहा चप्पल तो दे दे भाई, बाप मारेगा बहुत, चप्पल दे दे यार, अंदर आके। वो कह रहा अंदर आके ले लेना। तो ये बड़ी अजीब चीज़ें होती रहती थी यार। अब आगे क्या है सर? इतना सब कुछ हो गया है, मतलब आपको अब लगता है कि हाँ मुझे जहाँ होना चाहिए, मैं मुतमईन हूँ, मैं खुश हूँ क्या? मतलब कि नहीं अभी और? नहीं भाई, अभी कहाँ, अभी तो बहुत रास्ता बाकी है, पिक्चर बाकी है अभी, और अभी तो बहुत छोटा सा पड़ाव जो है वो कॉन्कर किया गया है, और अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा आगे। मैं थोड़ा वो ज़्यादा फ्यूचर में झांक के देखने वालों में से हूँ नहीं कि ये होगा वो होगा, बट हर एक्टर का सपना तो यही होता है कि भाई आप ऐसा काम करें कुछ जिसके अंदर कि आप लीड करें फिल्म को, आप अपने कंधों पे एक प्रोजेक्ट को लेके आगे चलें और देखें कि आपके अंदर कितना दम है, ऑडियंसेस कैसे आपको एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं करती। तो अभी वो सब करना बाकी है। हमारी भी यही कामना है कि आपका ये सपना जरूर पूरा हो सके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।